नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इससे पिछला जो चैप्टर हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें एक चैप्टर संविधान सभा था, दूसरा चैप्टर था संविधान सभा की विशेषताएं। ठीक है, तो संविधान सभा से हमने 300 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं और विशेषताएं से हमने 200 प्लस क्वेश्चन को कवर किया है। अब हम बात करेंगे इस नए चैप्टर की, तो प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में हमने 300 प्लस क्वेश्चन को कवर करना है। तो ये चीज़ें आप अगर अभी नहीं देखें, संविधान सभा और संविधान सभा की विशेषताएं, तो आप वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिए एक बार। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलिए। ओनली अपना 20 मिनट जरूर देना इस क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किससे प्रेरित है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अब बात करते हैं कुछ शब्द इस फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, तो वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, समानता हो गया, ठीक है, बंधुत्व हो गया, बंधुत्व, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? देखो, संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने लिए नीतियां जो होती हैं, जो निर्णय होता है वो खुद लेता है। ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं होता, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम संप्रभु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। हाँ, ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है भारत की अपनी न्यायिक व्यवस्था होती है। बिल्कुल होती है, वो निर्णय अपना खुद लेता है। भारत स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। ये तीनों चीजें सही हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो किसने संविधान की आत्मा कहा था? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है? 1976, ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य जो है वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और वो किसी ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें राइट है? ऑप्शन आपका बी राइट है, क्योंकि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये एग्जाम जितने हैं इस सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी जहाँ पे पूछा जाता है पॉलिटी सब्जेक्ट, वहाँ के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज ये क्लास चल रही है। ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, तो हर चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, और हर हर चैप्टर से बनने वाले 200 से 350 तक के सभी क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? जो समाजवादी शब्द है भारतीय प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान है उस प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो देखो, समाजवादी का अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक समानता। ठीक है, क्या होता है? सामाजिक सामाजिक और आर्थिक समानता, आर्थिक समानता, आर्थिक समानता तथा कमजोर वर्गों के लिए, तथा कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों
के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, ये होता है समाजवादी शब्द का अर्थ। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राज्य समानता और कल्याणकारी नीतियां अपनाएगा। इस चीज को याद रखना। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे गणराज्य शब्द का अर्थ होता है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन और राज्य प्रमुख का चुनाव हो। ठीक है, वहां पे ऐसा ना हो कि वो वंशानुगत शासन किया जाए, वहां पे चुनाव हो, राज्य का प्रमुख जो होता है उसका चुनाव हो। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। तो गणराज्य का यही अर्थ होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और राज्य का जो प्रमुख होता है वो चुना जाए। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं गणराज्य का अर्थ कि जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो न्याय के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। ठीक है, प्रस्तावना में जो न्याय के प्रकार दिए गए हैं वो 3 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन सा? सामाजिक दिया गया है, आर्थिक दिया गया है, ठीक है, और राजनैतिक दिया गया है, राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किस शब्द को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का भाग माना है? तो वो कौन सा है जिसे मूल संरचना का भाग माना गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, यानी ये सारे हैं, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये उपर्युक्त सभी है। देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इसने केशवानंद भारती केस में, ठीक है, कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में ये जो सभी मूल हैं, इन सभी मूल सिद्धांतों को संविधान की मूल संरचना का भाग माना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेगा किस केस में इसे माना गया है, तो आप केशवानंद भारती केस को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायिक रूप से पहली बार किस मामले में व्याख्यायित किया गया था? ठीक है, तो किस मामले में व्याख्यायित किया गया था? तो आपका मामला कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम राज, केरल। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अभी अभी हमने इसके बारे में बात किया कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में आपके स्क्रीन पे दिख गया। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई अगर इसका जो है ईयर पूछे ना तो ये भी याद कर लेना। ये जो केशवानंद भारती बनाम केस है ये 1973 का, ठीक है, 1973 में हुआ। ठीक, 1973 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं, ये जितनी सारी बहुत मेहनत लगता है इस पूरे कंटेंट को रेडी करने में। चलिए अब देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो कौन सा शब्द पहले आता है? तो सबसे पहले आता है भारत। ठीक है, कौन सा आता है? भारत। इसे हम प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, इस चीज को याद रखना, यहाँ से शुरुआत होती है हम भारत के लोग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे प्रतिबिंबित करती है? तो किसे प्रतिबिंबित करती है? संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को। ऑप्शन बी राइट है इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो ये बात हो रही है संविधान की प्रस्तावना में, तो ये चीज याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना में इन
जो मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख नहीं है, ठीक है, इनका उल्लेख नहीं है। ये संविधान के भाग 3 में है, इस चीज याद रखना, ये संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना में ये नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन न्याय भी है, यानी भारतीय जो नागरिक उनको न्याय भी प्राप्त है, स्वतंत्रता भी प्राप्त है, समानता और बंधुत्व भी प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया था, वो 3 शब्द जोड़े गए थे, इस चीज को याद रखना। कौन से शब्द थे? 3 शब्द थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों का नहीं, रिपीट नहीं हुआ, वो मौलिक अधिकार था, ठीक है, वो मौलिक अधिकार था, ये मौलिक कर्तव्य है। देखो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये बिल्कुल नहीं किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये संविधान का जो आर्टिकल 51 है, 51 का ए, ठीक है, वहां पे इसका उल्लेख किया गया है, इस चीज को याद रखना। ये प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा माना जाता है? ठीक है, तो जो संविधान की प्रस्तावना है, इसे भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा माना जाता है? तो ये चीज याद रखना कि ये भाग का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये भाग का हिस्सा नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखना कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। और ये चीज भी याद रखना कि ये चीज किस केस में कहा गया था, तो इस चीज को याद रखना, बेरू, ठीक है, बेरूवारी संघ, बेरूवारी संघ केस में, केस 1960, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ठीक है, तो किसमें कहा गया था कि अभिन्न अंग है? तो इस चीज को याद रखना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं, सबसे विगत वर्षों के क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। और भी इसमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड हैं जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ होता है, देखो विचार, इस चीज को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं विश्वास, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है, यही स्वतंत्रता का मतलब होता है, यही स्वतंत्रता का अर्थ होता है संविधान की प्रस्तावना में। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा को व्यक्त करती है? तो किस महत्वपूर्ण अवधारणा को व्यक्त करती है? तो आपका राइट आंसर है राजशाही, समाजवाद, लोकतंत्र, यानी आपका ऑप्शन डी सही है, राइट, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो जो प्रस्तावना है उसमें कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो इस चीज को याद रखना कि मूल जो तत्व हैं, ठीक है, प्रमुख मूल तत्व, प्रमुख मूल्य तत्व तत्व वो 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, वो 6 हैं, इस चीज को याद रखना। अब बात कर लेते हैं वो 6 मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला क्या है? संप्रभुता। ठीक है, पहला क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता हो गया। दूसरा समाजवाद हो गया, समाजवाद। तीसरा शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 हो गया। चौथा क्या हो सकता? चौथा लोकतंत्र। ठीक है, चौथा लोकतंत्र। ठीक, पांचवा गणराज्य, गणराज्य। और छठा अखंडता, अखंडता। इस चीज को याद रखना। ये आपके कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो आपका ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यही नहीं कि आप, आपका जैसे ये प्रस्तावना में कितने मूलभूत सिद्धांत है तो आपका पूछा गया तो आपने 6 राइट आंसर दिया। कल को पूछ सकता है कि नाम पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए संप्रभुता होता है, समाजवाद होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, लोकतंत्र होता है, गणराज्य और अखंडता होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा था? देखो, हमने शुरुआत का शब्द जाना, जहां भारत के लोग। अब ये क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा है? तो प्रस्तावना का जो अंतिम शब्द है वो बंधुत्व है। ठीक है, क्या है? बंधुत्व है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये समाप्त कहाँ पे हुआ है? ये समाप्त हुआ है बंधुत्व, बंधुत्व बढ़ाने के लिए। ये इस पर समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग भारत की शासन प्रणाली को इंगित करता है? ठीक है, तो भारत की जो शासन प्रणाली को इंगित करता है वो कौन सा है? लोकतंत्र है। ठीक है, कौन सा है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लोकतंत्र का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो ये चीज आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र शब्द जो है वो भारत में जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है उस सरकार की पूरी व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता ने संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया? तो वो कौन से थे जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया? तो आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। 1976 में, ठीक, इस चीज को याद रखना, 1976 नहीं, 1946 में। ठीक है, 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव ने, ठीक है, उद्देश्य, इस चीज को याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव ने, उद्देश्य प्रस्ताव ने इस प्रस्ताव को नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जो बाद में क्या हुआ था? बाद में प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना का आधार बना, प्रस्तावना का आधार बना। इस चीज को आप कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। क्यों? क्योंकि 1976 में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का उल्लेख नहीं है वे हैं, देखो यहाँ पे बात हो रही है जो शब्द प्रस्तावना में नहीं है हमें वो बताना है। तो इस चीज को याद रखना कि पूंजीवाद और संप्रभुता नहीं है। ठीक है, पूंजीवाद और संप्रभुता, सॉरी, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। संप्रभुता शब्द है प्रस्तावना में, ठीक है, साम्यवाद नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पूंजीवाद और साम्यवाद नहीं है। ठीक, इस चीज को याद रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है?
तो कौन सी विशेषता है जो प्रस्तावना में नहीं है? तो आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन देखा है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि ये भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय के कौन कौन से प्रकार दिए गए हैं? तो देखो, न्याय के जो प्रकार हैं, वो न्याय के प्रकार दिए गए हैं 3 प्रकार के। आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा, वो कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने क्षेत्रों में प्रदान की गई है? तो जो स्वतंत्रता है वो कितने क्षेत्र में प्रदान की गई है? तो इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना। वो क्षेत्र है 5। ठीक है, वो क्षेत्र क्या है? 5 हैं। कौन कौन से हैं? विचार है, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, ये 5 क्षेत्रों में प्रदान की गई है। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आया है और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार रिपीट भी कराया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इससे पिछली क्लास में जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे, उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। संविधान सभा की विशेषताओं में भी डिस्कस किया है। अब संविधान सभा की प्रस्तावना में भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरित माना जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, ये अमेरिका की है, इस चीज को याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो वो किस वर्ष संशोधित किया गया था, इस चीज को याद रखना, 1976। तो इस चीज को याद रखना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? देखो, गणराज्य शब्द का तात्पर्य हमने बताया था, गणराज्य शब्द का अर्थ भी बताया था कि जो राज्य का प्रमुख होता है, जो प्रमुख पद होता है, वो चुनाव द्वारा होता है। यानी कि उस जो पद पे बैठता है उसकी नियुक्ति चुनाव द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जन्म के जो वंशानुगत, मतलब कि अगर राजे का बेटा राजा बनेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही है, भारत का शासन जो है वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप समझ गए होंगे इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो जो शब्द जोड़ा गया था वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, हम 2 से 3 बार इस पे बात कर चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को हटाया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शब्द कौन सा जिसे हटाया जा सकता है? ये भ्रमित करने के लिए कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ, ऐसा कोई शब्द है जो हटाया जा सकता है। तो आप याद रखना कि कोई ऐसा शब्द नहीं जो हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसा शब्द नहीं जो हटाया जा सकता है, इस चीज को याद रखना। क्योंकि जो संविधान है, ये जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इसके जो मूल तत्व हैं उनको बदला नहीं जा सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप याद रखना कि इसमें से किसी भी शब्द को हटाया नहीं जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? तो बंधुत्व का क्या उद्देश्य है? देखो, ये बंधुत्व जो होता है, ये भाईचारा का संकेत देता है। ठीक है, यानी कि नागरिकों के बीच भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नागरिकों के बीच भाईचारा बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है, इस चीज को याद रखना। ये बंधुत्व जो होता है, ये एकता और अखंडता को, इसका जो उद्देश्य है वो एकता और अखंडता को मजबूत करना होता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर होगा बी, नागरिकों के बीच भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, इस चीज को याद रखना, अखंडता बनाए रखना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना का अनिवार्य घटक नहीं है? इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है घटक नहीं है। तो आपका राइट प्रस्तावना का घटक जो नहीं है तो क्या है? आपका ऑप्शन सी है, मौलिक अधिकार जो है प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो इसमें उल्लेखित है वो स्वतंत्रता, यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है वो कितने प्रकार के हैं स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो इतने प्रकार की क्या है हमें स्वतंत्रता है। कितने हैं टोटल प्रकार? ये 5 प्रकार हैं। इस चीज को याद रखना। कभी कभी ऑप्शन 2, 3 और 5, 7 करके भी पूछ लेता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कौन से शब्द लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं? तो कौन से शब्द हैं वो? गणराज्य। गणराज्य शब्द ये दर्शाता है कि सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में निहित है। ठीक, इस चीज को याद रखना। किसमें निहित है? जनता में निहित है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। और यही लोकतंत्र की पुष्टि करता है। ठीक है, मतलब ये जो उद्देश्य है, जो अर्थ है गणराज्य शब्द का, यही लोकतंत्र की पुष्टि करता है। ठीक है, लोकतंत्र की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना के शब्द में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया था? इस चीज को याद रखना, क्या निर्णय दिया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा। तो आपका ऑप्शन बी है, सॉरी आपका ऑप्शन बी है, प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित करना, लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आपका क्या तात्पर्य है? इस चीज को याद रखना, भारत किसी अन्य राष्ट्र की अधीनता में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। अब अगर हम बात करते हैं संप्रभु शब्द का अर्थ जो है, देखो इसका अर्थ ये होता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, ये किसी अन्य देश या कोई बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये देखो इस चीज को अच्छे से समझना कि भारत जो है वो एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इस चीज को याद रखना। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो सरकार भी चलाते हैं, और इसीलिए वो क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। ठीक है, क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें आपका सी सही है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय, ठीक है, कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभिन्न अंग नहीं है? तो इस चीज को याद रखना। आपका राइट आंसर क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान में है, ये प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रख लेना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में पहली बार न्यायिक व्याख्या किस मामले में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना और अच्छे से इसे समझना। तो कौन सा मामला था? इस चीज को याद रखना, वेरूवारी संघ मामला था। ठीक है, कब का था ये? 1960 के समय का था। ठीक है, इसी समय क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर ऐसे कह सकता है कि पहली बार न्यायिक व्याख्या इस पे कब हुआ? तो आप बता सकते हैं 1960 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि पहली बार प्रस्तावना की प्रकृति पर विचार कब किया गया या किस केस में किया गया? तो आप बता सकते हैं कब किया गया, तो 1960। किस केस में किया गया? तो वेरूवारी संघ मामला केस में। ठीक, तो आपसे ये 3-4 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं।
तो आप चीजों को याद रखना अच्छे से। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरित है? तो वो कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज है जिससे प्रेरित है? तो ये याद रखना कि फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र से। ये क्वेश्चन हमने पिछली भी क्लास में बात किया था। तो ऑप्शन आपका राइट है सी, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय का क्या अर्थ है? तो देखो, न्याय का जो अर्थ होता है, राज्य सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा करेगा। इस चीज को याद रखना। आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय हमने पढ़ा है प्रस्तावना में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो अब इस चीज की याद रखना कि ये राज्य सभी के लिए क्या करेगा? यही 3 प्रकार की जो न्याय सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था, उस चीज को याद रखना, 42वां संविधान संशोधन था वो। ठीक है, 1976। इस चीज को याद रखना। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारत में धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करता है? तो कौन सा है जो अलग रखने की बात करता है? तो वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, वो कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष है। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष के अर्थ की बात करें, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो देखो, ये धर्म शब्द का अलग से कोई मतलब ये उल्लेख नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये जो धर्मनिरपेक्ष, ये कहाँ है? प्रस्तावना में है। इस चीज को याद रखना। ये क्या है? प्रस्तावना में है। ठीक है, ये प्रस्तावना में है। अब हम बात करें धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो ये जो है, ये राज्य के किसी धर्म को मतलब ऐसा नहीं करेगा कि हाँ वो समर्थन करेगा, समर्थन देगा। ठीक है, ये किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करेगा। ठीक, सभी धर्मों के प्रति ये क्या रहेगा? निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, निष्पक्ष रहेगा। इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस वाक्य को संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो किस वाक्य को स्थान नहीं मिला है? तो आप याद रखना कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उसको नहीं मिला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ठीक, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर होना चाहिए धर्म। धर्म शब्द जो है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, देखो, इस चीज को याद रखना, धर्म और धर्मनिरपेक्ष में कंफ्यूजन ना हो आपको। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जो है, ये प्रस्तावना में है, लेकिन धर्म शब्द नहीं है। इस चीज को याद रखना, धर्म शब्द नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अब बात करें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र क्या होता है? सरकार लोगों द्वारा चुनी जानी चाहिए। ठीक, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, सरकार लोगों द्वारा चुनी जानी चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन किसके हाथों में है? तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसके हिसाब से जो शासन है वो जनता के हाथों में है। ठीक है, वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। इस चीज को याद रखना कि प्रस्तावना कहती है, प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग, ठीक है, क्या? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, ये प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये चीज स्पष्ट करता है कि सत्ता का जो स्रोत है, वो जनता के हाथ में है। ठीक है, किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। इस चीज को याद रखना। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का मौलिक तत्व नहीं है? तो मौलिक तत्व जो है वो आपका पूंजीवाद नहीं है। ठीक है, कौन सा? पूंजीवाद नहीं है। इस चीज को याद रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी,